हाय एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पांचों यूनिट के सारे क्वेश्चंस। सो यूनिट 1, 2, 3, 4 ऑल आर डन एंड अपलोडेड ऑन द चैनल। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखो। दिस इज़ पार्ट 5 जहाँ पर हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के सारे टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट यूनिट ऑफ द इंटायर सिलेबस। इसमें बेसिकली बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं, सो वी विल जस्ट cover them maybe within half an hour. So let's start with unit number 5. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी इन एम्प्लॉय मेंटेनेंस। तो जब भी कोई कंपनी होता है उनका टास्क होता है एम्प्लॉय मेंटेनेंस करने का, और एम्प्लॉय मेंटेनेंस के अंदर टॉपिक आते हैं हमारे हेल्थ और सेफ्टी। तो हेल्थ क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ एम्प्लॉय हेल्थ। एम्प्लॉय हेल्थ क्या होती है, लेट्स सी। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मली अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं हेल्थ, तो अगर कोई हेल्दी है तो मतलब कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है तो उसको ही हेल्दी होना बोलते हैं। बट एक्चुअली में हेल्थ का मतलब होता है कि कंप्लीट वेलबींग। तुम फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, सोशली भी फिट हो, तब तुम्हें हेल्थ ही बोला जाएगा, ना कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज़ को हेल्थ नहीं बोला जाता है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेस हज़ार्ड्स दैट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एब्सेंटीज़म। सो बेसिकली जो भी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत ही गंदी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, बहुत अनसेफ होती हैं, जिसकी वजह से जो है एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, वो तो है, और उनका जो एब्सेंटीज़म बढ़ता है, उनको जो है डिजीज़ हो सकती हैं, उनको एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये सब चीज़ों की दिक्कत इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेस करते हैं। एम्प्लॉय हेल्थ में आती है क्लेनलीनेस, यानी दैट इज़ द डेली रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम वर्क प्लेसेस, फर्नीचर, स्टेयरकेसेस, प्रोविजन ऑफ डिसइंफेक्टेड स्पिटून्स। सो बेसिकली कोई भी वर्क प्लेस है, आपका कोई भी ऑफिस है, तो आपका ये ड्यूटी बनती है कि वहाँ पर डेली वहाँ पर क्लीनलीनेस प्रैक्टिस की जाए। जो भी डर्ट है वहाँ से रिमूव किया जाए, फर्नीचर्स को साफ़ किया जाए, स्टेयरकेस, जो भी वहाँ का एरिया पूरा सबको साफ रखना। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। देन लाइटिंग, एडिक्वेट इल्यूमिनेशन प्रिवेंट्स आई स्ट्रेन एंड एरर्स। तो कोई भी तरीके का वहाँ पर काम होता है तो वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। आई थिंक हमने 10th क्लास की इंग्लिश में कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा था, या फिर 12th क्लास में, जहाँ पर वर्कर्स के बारे में बताया गया था कि वहाँ पर इतनी गंदी वर्किंग कंडीशंस होती हैं। बेंगल मेकर, समथिंग लाइक दैट, साहेब वाला चैप्टर था शायद से। उसमें बताया गया था कि लाइटिंग की वजह से उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, लोगों की आई साइट चली जाती हैं। तो इस तरीके से जो लाइटिंग की कंडीशंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशंस ओवरऑल अच्छी होनी चाहिए वर्कर्स के लिए। टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन, फ्रेश एयर होनी चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए। जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर की दिक्कत हो सकती है वर्कर्स को, तो इन सब एरियाज़ में प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी चाहिए। एंड सबके जो हेल्थ है उस पर ध्यान देना चाहिए, किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन नॉइज़ कंट्रोल, रिड्यूसिंग एक्सेसिव नॉइज़ इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। फैक्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है जिसकी वजह से लोग जो काम करें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कर भी पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में उनके जो ईयर ड्रम्स हैं वो डैमेज होंगे। तो नॉइज़ कंट्रोल करना भी चाहिए। देन डस्ट कंट्रोल करना चाहिए, इससे हमारा जो ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। सप्रेशन मेजर्स वे पर्टिकुलेट लेवल्स आर हाई, तो ये चीज़ें भी करनी है। देन स्पेस एंड सीटिंग, सफिशिएंट फ्री मूवमेंट एंड एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड फर्नीचर। तो जो ओवरऑल आपका वर्क स्पेस है वहाँ पर स्पेस होना चाहिए सफिशिएंट फ्री मूवमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक छोटा सा रूम दे दिया, वहाँ पर 10 वर्कर्स भर दिए, उनसे आप काम करवा रहे हो, दिस इज़ टॉर्चर। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फर्नीचर है वो अच्छे से डिज़ाइन होना चाहिए, वर्क के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए, ताकि वो लोग स्मूथली अपना काम कर सकें एंड उनकी हेल्थ पे इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। सो दिस इज़ एम्प्लॉय हेल्थ। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हज़ार्ड्स। सो कोई भी हेल्थ हज़ार्ड्स ना आए, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो कुछ होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ होते हैं क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर जो पहले से ही लिए जाते हैं, जो पहले से कंपनी को लेने चाहिए कि कोई ऐसा हेल्थ हज़ार्ड आए ही ना। एंड क्यूरेटिव मेजर्स मतलब कोई चीज़ हो गई तो फिर उसके बाद उसको ठीक कैसे करना है वो चीज़। सो प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक मेडिकल एग्जाम्स। तो जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एम्प्लॉयमेंट से पहले तुम्हें मेडिकल एग्जाम करके देखना चाहिए कि वो काम करने के लिए, जो तुम्हारा काम है उसके लिए फिट है कि नहीं, उसको पहले से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि ख़राब, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाए काम करके। तो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम करना चाहिए, पीरियोडिकल बेसिस पे एग्ज़ाम्स करने चाहिए, मेडिकल उन लोगों के टेस्ट करवाने चाहिए। जो भी हज़ार्ड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे पॉल्यूशन होता है या एक्सीडेंट हो सकता है वो सब हटा देनी चाहिए, रिड्यूस करनी चाहिए। स्पेशल चेक्स करने चाहिए एट रिस्क ग्रुप को। कोई ऐसा ग्रुप है पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर किसी केमिकल के साथ काम करते हैं, तो उनको स्पेशल चेक करना चाहिए कि वो सब चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं, किसी को कोई हार्म होने के चांसेस नहीं होने चाहिए।
फर्स्ट एड ट्रेनिंग देनी चाहिए स्टाफ को कि इन केस कुछ ऐसा हो जाए तो सबको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे फर्स्ट एड करनी है। देन वर्कर एजुकेशन इन हाइजीन एंड सेफ्टी, तो ओवरऑल वहाँ पर वर्कर्स काम करने वाले हैं तो उनको हाइजीन के बारे में, सेफ्टी के बारे में उनको एजुकेशन देना चाहिए। ये तो हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर आते हैं हमारे कुछ क्यूरेटिव मेजर्स। कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय क्या करना है, ऑन साइट ट्रीटमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए कि हमारा जो फैक्ट्री है वहाँ पर एक ट्रीटमेंट का प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए कि अगर किसी को चोट लग गई तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो जाए। यूज़ ऑफ लेस टॉक्सिक मटेरियल्स, ऑफ कोर्स फैक्ट्रीज में टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ होते हैं, हर तरीके का प्रोडक्ट बनता है, बट स्टिल तुम्हें लेस टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए ताकि बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हार्म ना होने के चांसेस हो ही ना। देन प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो जो भी लोग काम कर रहे हैं सबके पास अपने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होने चाहिए, लाइक हेलमेट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हो, ग्लव्स होने चाहिए उन लोगों के पास, ये सब चीज़ें कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए। देन कंट्रोल्स फॉर नॉइज़, डस्ट, फ्यूम्स एंड गैसेस, ये भी कंपनी को लगाने चाहिए। बेसिकली यही सब पॉइंट्स हैं। तो जो हेल्थ है, सेफ्टी है वर्कर्स की, वो मेंटेन करना जो है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू कंपनी उसको अचीव कर सकती है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वेलफेयर मेजर्स। सबसे पहले एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है। लेबर वेलफेयर वर्क इज इंप्रूविंग द हेल्थ, सेफ्टी एंड जनरल वेलबींग एंड द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बियॉन्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड्स लेड ऑन बाय लेजिस्लेशन। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी हेल्थ की तरफ हम काम करें तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, सेफ्टी प्रोवाइड हो, जनरल वेलबींग, इंश्योरेंस देना, ये सब जो चीज़ें होती हैं जो उनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, दैट आर कॉल्ड लेबर वेलफेयर वर्क। फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, जैसे कि कैंटीन प्रोवाइड करिए अपने वर्कर्स को, रेस्ट एरिया दिया कि काम करके यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए ईजी कर दिया, पता नहीं कहाँ से लोग काम करने आते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दिया, उनके बच्चे रहते हैं तो वो कहाँ इधर उधर घूमते रहेंगे, चाइल्ड केयर प्रोवाइड कर दिया, सब्सिडीज़ दे दी उनको हेल्थ केयर की, रिक्रिएशन थोड़ा बहुत उनका एंटरटेनमेंट के लिए कुछ प्रोवाइड कर दिया। ये सब चीज़ें जो हैं एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर आते हैं। इसके बाद देखते हैं वेलफेयर मेजर्स के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले डायनामिक, वेरीज बाय रीजन, मतलब हर एक किसी पर्टिकुलर रीजन के वर्कर्स के लिए हमें ये कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, सर्विसेज, बट ज़रूरी नहीं है वो हर जगह पे सेम रहे, हर जगह पे जाके चेंज होता रहेगा। तुम एक जगह फैक्ट्री लगा रहे हो, वहाँ के वर्कर्स को किसी अलग तरीके की फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज देनी पड़ेंगी, दूसरी जगह के कुछ और रिक्वायरमेंट्स उनको उस तरीके की देनी पड़ेंगी। तो जो वेलफेयर मेजर्स होते हैं वो डायनामिक होते हैं, रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। देन इवॉल्विंग ओवर टाइम, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे वर्कर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी पहले डिमांड्स अलग थी, अभी डिमांड अलग है, तो इस तरीके से जो वेलफेयर मेजर्स है वो भी इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम। प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स, कौन प्रोवाइड करता है वेलफेयर मेजर को, ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं, और जो यूनियंस होती है, वर्कर्स की यूनियंस होती हैं, वो इन सब के लिए वर्क करती हैं। एंड दिस इज़ इंटीग्रल टू सोशल वेलफेयर, तो ओवरऑल सोसाइटी में वेलफेयर रहे, इसमें ये जो है बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर का जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ सोशल सिक्योरिटी। Social security is a program of protection provided by society against contingencies of modern life like sickness, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो सोशल सिक्योरिटी में क्या होती है, जो भी हमारी ऐसी चीज़ होती है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक एम्प्लॉय को अगेंस्ट जो भी अनसर्टेन चीज़ है, कुछ भी हो गया, लाइक किसी को बीमारी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ओल्ड एज आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन सब से जो प्रोटेक्शन पहले से प्रोवाइड करके चलती है उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। अगर आपकी जॉब में आपके पास सोशल सिक्योरिटी है, मतलब वो आपको कोई पेंशन देते होंगे, आपको इंश्योरेंस देते होंगे, कोई आपको चोट लग जाए तो उसमें वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते होंगे, इस सब को बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें, कवरेज, वॉलंटरी पेंशंस, देन ग्रुप इंश्योरेंस, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, किसी एम्प्लॉय को अगर बीमारी है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा, या फिर उसको कोई डिसेबिलिटी है उसको हेल्प मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के दिनों में उसको हेल्प मिलेगी, उसका जो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करते हैं ये सोशल सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स। कौन देता है इनको, अगैन जो एम्प्लॉयर होते हैं वो देते हैं, कुछ एनजीओज इस फील्ड में काम करते हैं, कुछ ट्रस्ट काम करते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो वॉलंटियर्स की तरह काम करते हैं सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट डिफाइंस एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशंस। An employment relationship exists when a person accepts paid services under defined conditions। तो बेसिकली एक एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशन कब इस्टेब्लिश होती है, जब वो एक पर्सन जो है वो और दूसरा पर्सन ये दोनों अग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा और आप मुझे ये पेमेंट करोगे। जब ये एक अग्रीमेंट होता है इसमें एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
इसमें क्या क्या चीज़ आती है? कॉर्डियलिटी, फ्रेंडली रिलेशंस ड्राइव ग्रोथ। तो अगर आपका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उसमें कॉर्डियलिटी है, फ्रेंडलीनेस है, वो आपको जो बॉयस है वो फ्रेंडली है, तो इससे जो है ग्रोथ ड्राइव होती है। देन इंटरेक्शन एंड एम्पावरमेंट, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो वैल्यूड हैं, जिनको अप्रेजल्स मिलते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, कंसिडरेशन मिलती है, वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं और लंबे समय तक उस कंपनी में रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अगर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग है तो इससे जो वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशन रहेंगे तो जो हमारी वर्क प्लेस है वहाँ पर एक मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। देन अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ तो फिर लॉयल्टी बढ़ेगी उनकी और अगेन रिटेंशन बढ़ेगा, वो छोड़ के नहीं जाएंगे और हमारा जो टर्नओवर है वो रिड्यूस होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं वो चीज़ जो है यहाँ पर कम होगी। एंड देन हारमनी, कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रप्शंस नहीं होंगे, सब कुछ जो भी हमारे काम है ऑपरेशन है वो स्मूथली चलते रहेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव रहें, कॉर्डियल रहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ आर ग्रीवेंसेस हैंडल। ग्रीवेंसेस हैंडल कैसे किए जाते हैं? सबसे पहली बात तो ग्रीवेंस होता क्या है? एनी रियल और इमेजिन फीलिंग ऑफ पर्सनल इनजस्टिस कंसर्निंग वंस एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप मतलब तुम किसी पर्टिकुलर कंपनी में एम्प्लॉय हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की इनजस्टिस हो रही है, गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है तुम्हारे साथ, तो उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। कोई प्रॉब्लम बेसिकली अगर किसी को है अपने एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रीवेंस। अब इसको हैंडल कैसे किया जाता है? सबसे पहले सबमिशन, फॉर्मल चैनल्स, रिटन और डिजिटल, मतलब हर एक पर्टिकुलर कंपनी में वेरी करता है। कुछ कंपनीज़ में आपको रिटन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ में डिजिटली आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको सबमिशन करना होता है पहले अपने ग्रीवेंस का कि हमें ये प्रॉब्लम है। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, जो एचआर है या फिर जो भी कमेटी है, जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, उनका इन्वेस्टिगेशन होगा, देखा जाएगा कि एक्चुअली में क्या ये रियल है, प्रॉब्लम आ रही है, आपकी गलती है, किसकी गलती है, वो देखा जाएगा एंड देन उसको रिजॉल्व किया जाएगा। रेजोल्यूशन, जेन्युइन ग्रीवेंसेस को करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। कोई सच में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है तो उसको सही किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपको क्लैरिफिकेशन और काउंसलिंग दी जाएगी, मतलब बेसिकली वो ग्रीवेंस को रिजॉल्व कर देंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट कॉजेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड हाउ आर दे रिजॉल्व। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मतलब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी वर्क प्लेस, वहाँ पर लड़ाई क्यों होती हैं एंड उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉजेज़ 3 हो सकते हैं। पहला इकोनॉमिक कॉज, मतलब आपको या तो सही से पे नहीं मिल रहा है, जो आपका बेसिक सैलरी है वो नहीं मिल रही है, आपको अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको जो वर्किंग आवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं। इनके केसेस में आपका डिस्प्यूट हो सकता है। देन मैनेजरियल, यूनियन रिकॉग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज, एचआर पॉलिसीज़, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया कंपनी ने, आपको बोला था ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने कहा था कि हम इतना वर्क करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था नहीं कर रहे हो, एचआर पॉलिसीज़ हैं वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो जाएगा डिस्प्यूट। इस तरीके के मैनेजरियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। देन पॉलिटिकल, यूनियन एक्टिविज़म, एक्सटर्नल जो भी मतलब पॉलिटिक्स चलती है, कॉर्पोरेट एंड ऑल, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से जो है डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? डिफरेंट तरीके की रेजोल्यूशन मशीनरी होती है, जैसे कि वर्क्स कमेटीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी ग्रीवेंस अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का काम करती हैं। देन ऑफिसर्स और कमिटीज़, कंसिलिएशन ऑफिसर्स एंड कमिटीज़ होती हैं। कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट्स में जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप कोई सी भी रेजोल्यूशन मशीनरी का यूज़ कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ इज़ एम्प्लॉय वेलबींग प्रमोटेड। सबसे पहले कि मतलब जो एम्प्लॉय वेलबींग है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, हमारी एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी है उसमें काम करके। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, वर्कलोड बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है जो सारा काम कर रहा है, जो बाकी के लोग हैं वो बैठ के चिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर रोल्स होने चाहिए। काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि सबको, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको काउंसलिंग देके सॉल्व किया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एब्सेंटीज़म कम होगा, एंड लोगों की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ इंप्रूव होगी। देन रिजुविनेशन, ब्रेक्स देने चाहिए लोगों को, शॉर्ट माइंडफुलनेस, स्ट्रेच ब्रेक्स, ये सब चीज़ें कंपनीज़ में करनी चाहिए ताकि कि जो लोग हैं वो अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। ऐसा नहीं कि आपको 9 घंटे बैठ के काम करते रहना है, बीच में ब्रेक्स देने चाहिए। इससे उनको क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, बर्नआउट रिड्यूस होता है, उनका एक मेंटल रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। देन लेजर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सोशल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, आउटिंग्स, रिचार्ज करने के लिए।
इससे जो है स्ट्रेस कम होता है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड्स बढ़ते हैं, साथ ही साथ कंपनी में जो लोग हैं उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इससे जो टीम वर्क है, ये सब चीज़ें, कोऑर्डिनेशन, ये सब इम्प्रूव होता है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7th. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ रिडंडेंट मैन पावर एंड वाई डज इट अकर? रिडंडेंट मैन पावर क्या होता है और ये क्यों होता है अकर? सो रिडंडेंसी मतलब टर्मिनेशन व्हेन अ रोल बिकम ऑब्सोलीट और डिमांड ड्रॉप। कोई पर्टिकुलर रोल है वो आप ऑब्सोलीट बन गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, डिमांड ही ख़त्म हो गई है, तो उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। कोई पर्सन इस पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहा है बट अब वो काम जो है एआई कर दे रहा है, तो ये जो रोल है ये ऑब्सोलीट बन गया, यूज़लेस बन गया, इसकी जो डिमांड है वो ड्रॉप हो गई, तो इसको बोलेंगे रिडंडेंसी। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल चेंज, नई टेक्नोलॉजी आ गई, रीलोकेशन, दूसरी जगह पर हम मूव कर रहे हैं, डाउन साइज़ कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसे नहीं है तो इसलिए हम जो फालतू एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हटा रहे हैं, एंड एक्विजिशन हुआ, दूसरी कंपनी ने एक्वायर किया तो उनको जो लोग सही लगेंगे उनको वो रखेंगे, उनकी मर्ज़ी, तो इन सब की वजह से जो है रिडंडेंसी आती है। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए? ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें डाउन साइज करना है तो हमें नहीं करना चाहिए कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो बुरा मान जाएंगे। ऑब्वियसली अगर कंपनी लॉस में है, डाउन साइज करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें स्मूथली हो, इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्लियरली उन्हें बोलना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा है। सो इसलिए जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए। रीस्किलिंग करनी चाहिए, जो एम्प्लॉई है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाओ। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हें रिप्लेस ही करना है, हम तुम्हें सिखा देंगे ये स्किल तो तुम ही इसको आगे कर पाओगे, अभी तुम्हें नहीं आती बट सीख सकते हो। इस तरीके से हमें रीस्किलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग, फेयर सेवरेंस, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को, रिडंडेंसी के केस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर EHRMs एंड HRIS विद देयर प्रोज एंड कॉन्स? तो EHRM मतलब तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, जिस भी चीज़ के आगे ही लग गया मतलब डिजिटल। सो जब हम जो HR स्ट्रैटेजीज़ होती है, ह्यूमन रिसोर्स का जो भी काम हो रहा है, लोगों को रिक्रूट करना, उनको कंपनसेशन देना, उनका काउंसलिंग करना, जो भी काम होते हैं उन सबको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में करें, डिजिटल चैनल्स के थ्रू करें, तो उसको EHRM बोलते हैं। सो इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR स्ट्रैटेजीज़ वाया डिजिटल चैनल्स, रिक्रूटमेंट, सेल्फ सर्विस पोर्टल्स, लर्निंग। देन HRIS क्या होता है? इट इज़ अ सेंट्रलाइज डेटाबेस फॉर पेरोल, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। तो जो बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग जो भी पेरोल है, किसको कितना कितना पे कर रहे हैं, वो पूरा हम एक इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटाबेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस हो गया, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, ये सब चीज़ें जो भी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है उसको जब हम डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड HRIS। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट बचती है, डेटा एक्यूरेट रहेगा, और एनालिटिक्स हम जल्दी से कर सकते हैं। कोई भी आपको एनालिसिस करना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की हेल्प से बहुत ईजीली कर सकते हो। आजकल तो AI से हम सिंपली अगर डेटा को AI में पुट करें तो हमें बहुत ही अच्छी एनालिसिस मिल सकती है। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वही है कि कॉस्ट लगेगी, सेटअप कॉस्ट लगेगी, एम्प्लॉय को ट्रेन करे हो तो उसकी कॉस्ट लगेगी। देन कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क है, जो आपका डेटा है वो ChatGPT पर अपलोड कर दिया आपके एम्प्लॉय ने, कहीं भी अपलोड कर सकता है कोई, अगर उसको आपने एक्सेस दी हुई है तो कॉन्फिडेंशियलिटी का रिस्क होता है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप EHRMs या HRIS का यूज़ कर रहे हो। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9th. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10th. व्हाट इज़ एन HR ऑडिट? HR ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ HR पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस। तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी कंप्लायंस हो रहे हैं, उनको इवैल्यूएट करना, देखना कि वो सही है कि नहीं है, क्या कोई चेंज करने की ज़रूरत है, इसको बोलते हैं HR ऑडिट करना। देन इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन अलाइनमेंट विद स्ट्रैटेजी। अगर हम चेक करते चलेंगे कि जो हमारी HR पॉलिसीज़ हैं वो अभी भी रेलिवेंट है कि नहीं, इससे जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी, एंड हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि जो स्ट्रैटेजी है उसके अलाइनमेंट में हम मूव कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इससे हमें को कोई भी गैप्स हैं, एरर्स हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम ऑडिट ही नहीं करेंगे, हम बैठ के देखेंगे नहीं कि जो हमारी HR पॉलिसीज़ हैं वो सही है कि नहीं, क्या उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, तो ऑब्वियसली हमारे काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जो कि अननेसेसरीली होती रहेंगी, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जिनसे हमें कोई आउटकम नहीं मिल रहा, हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक कि हम उसका HR ऑडिट नहीं करेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले ये जो ऑडिट आपको करना है, इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो कि हम ये सारी पॉलिसीज़ चेक करने वाले हैं, किस तरीके से चेक करने, क्यों कर रहे हैं हम ये चेक, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को रिमूव करना है, इस तरीके से। देन आप पूरा अपना एक ऑडिट का प्लान प्रिपेयर करो कि इस ऑडिट प्लान में हमें इतने लोग जो हैं ये इन्वॉल्व रहेंगे, इस समय हम ये ऑडिट करने वाले हैं, इतने दिन लगेंगे, इस तरीके से हमने एक पूरा ऑडिट प्लान बनाया। फिर जो भी डेटा आपको चाहिए रहेगा वो कलेक्ट करो, इंटरव्यूज़ लो, सर्वेज़ लो, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करो। डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर उसको जो आपके बेंचमार्क्स है उसके अगेंस्ट एनालाइज करो फाइंडिंग्स को, एंड देन रिपोर्ट करो विद रिकमेंडेशंस।
क्या क्या आपकी रिकमेंडेशंस है, क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, वो रिकमेंडेशन दो। जिसने भी ऑडिट किया है वो देगा ही रिकमेंडेशंस। एंड देन सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस। अब रिकमेंडेशन तो दे दिया, अब जो करेक्टिव एक्शन है वो लेना भी तो है, तो उसको चेंज करो। जो भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करो करेक्टिव एक्शन का। दिस वॉज HR ऑडिट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली होता है जो आपकी कंपनी में जो बेस्ट टैलेंटेड लोग हैं, हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लाना। पहली बात तो ऐसे लोगों को लाना अपनी कंपनी के अंदर, अट्रैक्ट करना, उनको डेवलप करना कि वो हमारी कंपनी के लिए अच्छे से काम कर सके, एंड देन उनको रिटेन करके रखना ताकि वो कंपनी को छोड़ के ना जाए। इसको पूरा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। क्यों किया जाता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कंपनी की, इनोवेशन फॉस्टर करने के लिए। अच्छे लोग होंगे, इनोवेटिव लोग होंगे तो इनोवेशन होगा और इफेक्टिव टीम्स बनेंगी, कॉम्पिटिटिव एज हमें मिलेगा, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे, एंड जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो रिड्यूस होगा। तो इसलिए जो है टैलेंट मैनेजमेंट किया जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टैलेंट मैनेजमेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एम्प्लॉय बर्नआउट एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हो, ना उसको कोई ब्रेक दे रहे हो, ना उसको कोई ट्रीट दे रहे हो, तो इस केस को तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बर्नआउट बोलते हैं। तो बर्नआउट क्या होता है? इट इज़ एग्जॉशन फ्रॉम एक्सेसिव और इनसफिशिएंट वर्क, पुअर पे और कल्चर लीडिंग टू डिसएंगेजमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय बर्नआउट का मतलब होता है कि एक बंदा है जो कि एग्जॉस्ट हो चुका है, वो थक चुका है। क्यों? या तो उसको बहुत ज़्यादा काम मिल गया, एक्सेसिव वर्क मिल गया, या फिर उसको इनसफिशिएंट वर्क मिला है, जितना उसको वर्क चाहिए उतना नहीं मिला है। आई डोंट थिंक ऐसा प्रैक्टिकली होता है, बट ठीक है। या तो उसको पुअर पे मिला है, मतलब वो बेचारा काम तो करे बट उसको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर वहाँ का कल्चर इतना घटिया कि वो वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। इन सब रीजंस की वजह से बर्नआउट हो सकता है, सिर्फ एक्सेसिव काम की वजह से नहीं। वहाँ का जो उसको सैलरी मिल रही है वो कम है, जो उसका बॉस है वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, कल्चर वहाँ का अच्छा नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से एम्प्लॉय बर्नआउट हो सकता है। कॉजेज़ क्या हैं? वर्क ओवरलोड, अंडरलोड, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड टॉक्सिक कल्चर। ठीक है, ये तो हो गए कॉजेज़, बट इसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए? कंपनी को हेल्दी रूटीन्स प्रमोट करने चाहिए, टाइम वाइम सही रखना चाहिए, पे सही रखना चाहिए, कल्चर क्लियर होना चाहिए कि कैसे लोग को बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ होनी चाहिए, मैनेजेबल वर्कलोड देना चाहिए, किसी पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड नहीं डालना चाहिए। This was question number 12. Now let's see question number 13. What is work-life balance? Equilibrium between professional duties and personal life achieved through flexible schedules, clear boundaries and supportive leave policies, enhancing satisfaction and retention. तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है एक बंदे की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में एक इक्विलिब्रियम लाना, एक इक्वालिटी लाना, कि वो दोनों लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, इंजॉय कर पाए अपनी पर्सनल लाइफ को भी, साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके प्रोडक्टिवली। ये कैसे अचीव कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स रखें कि ठीक है, अगर आपकी किसी दिन फैमिली प्रॉब्लम है या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि आपको अटेंड करना है, तो हमें इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसको हम नहीं जाने देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी देनी चाहिए। देन ऑल्सो क्लियर बाउंड्रीज रखनी चाहिए कि ठीक है, मेरा ऑफिस का टाइम है 4 PM तक, इसके बाद मेरे को आप काम नहीं दोगे, मुझे आप मेल्स नहीं करोगे, ऐसा एम्प्लॉय की तरफ से क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए। लीव पॉलिसीज़ उसकी सपोर्टिव होनी चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है लीव देनी चाहिए कंपनी को, एंड इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सेटिस्फैक्शन इन्हेंस होता है, वो अच्छे से काम भी कर पाते हैं, वो कंपनी में रहते भी हैं, रिटेंशन इंक्रीज़ होता है। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वर्क फ्रॉम होम एंड व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स। सो वर्क फ्रॉम होम क्या होता है भाई? घर से काम करना, रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ, मतलब आप अपने घर पे बैठ के काम करो। वर्क फ्रॉम होम नॉट नेसेसरी कि फ्लेक्सिबल आवर्स हो, कई कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे ही लॉग इन करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ही लॉग आउट करना है, ऐसा भी होता है, बट ठीक है। इनका कहना है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क मतलब आप कहीं भी हो, आप अपने घर पे हो, आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ से आप काम कर सकते हो। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं? आपको डाइवर्स टैलेंट मिलेगा, मतलब अगर कोई कंपनी है जो कि ऑन साइट ही काम करवाती है, मान लो कोई मुंबई की कंपनी है, तो उसको मुंबई के लोगों का ही एक्सेस मिलेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो दिल्ली में है और वो बहुत टैलेंटेड है, वो इसलिए मुंबई की कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको चाहिए कि बंदा ऑन साइट काम करे। वहीं अगर वो रिमोट रखें तो वो पूरे इंडिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, जो डाइवर्स टैलेंट है, उनको एक्सेस मिलेगी, वो बेस्ट लोगों को हायर कर सकते हैं अगर वो रिमोट काम करें। देन इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब हमें कोई ऑफिस रखने की, बड़ा ऑफिस रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ अपने घर से काम कर रहे हैं, तो इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वर्क लाइफ हार्मनी बेटर होती है, मतलब इंसान को ऐसा नहीं लगता कि वो उसका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, घर पे हो, काम कर रहे हो, बीच बीच में ब्रेक ले सकते हो, तो इससे आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है कंपेयर टू ऑन साइट जॉब्स बेटर रहता है। ऑटोनॉमी रहती है, इंडिपेंडेंस रहती है कि हमें कैसे काम करना है, ड्रेस कोड हो गया,
वर्किंग आवर्स हो गया, लंच टाइम हो गया, ये सब में हमें ऑटोनॉमी पावर मिल जाती है। देन रिसोर्स सेविंग्स, खर्चा बचता है ऑब्वियसली, बाहर कहीं रहेंगे, रेंट जाएगा वहाँ का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, देन खाने पीने का खर्चा, बट घर में रहेंगे तो वो सारी कॉस्ट सेव होती है, तो हमारे जो रिसोर्स है वो सेव होते हैं। बट इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होते हैं? परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग चैलेंजेस, कंपनीज़ के लिए नुकसान होते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो एम्प्लॉय एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दिक्कत हो जाती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो काम ही नहीं करते हैं, तो ये कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसकी वजह से जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल पाता है। देन टेक सेटअप कॉस्ट, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करने होंगे, जो भी मान लो कोई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सेटअप देगा, माइक देगा, डिजिटल स्क्रीन्स वॉट, तो इनके लिए जो सेटअप कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिक्योरिटी रिस्क रहता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में रहोगे तो हमें कोई भी चीज़ तुम्हें बोलनी है तो क्लियरली बोल पाएंगे, बट वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ वर्क फ्रॉम होम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5। आई नो मैंने इसमें बहुत लेंदी आंसर्स नहीं रखे हैं क्योंकि इतने बेसिक टॉपिक हैं कि इनके अंदर लेंदी आंसर्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इनमें तुम अपनी तरफ से जितना भी लिख सकते हो लिख देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही जनरल है, इन पे हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी टॉपिक्स पे फोकस करो, बाकी यूनिट्स पे फोकस करो, बल्कि इस पर्टिकुलर यूनिट में तुम सिर्फ जो हमारे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जैसे कि ये HRM हो गया, HRIS मतलब HR इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, HR ऑडिट हो गया, इन पे थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हो। बाकी तो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम अपने आप से लिख के आ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द 5-day सीरीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने सारे के सारे पर्टिकुलर यूनिट्स के सारे क्वेश्चन, सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर किया है। आई होप दिस सीरीज़ हेल्प यू, एंड इफ इट डिड, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कॉमेंट down below. It will motivate me a lot, and also you can comment down if you want me to teach any other subject. So that is it for today. All the best for your examinations, and bye bye.